तो दोस्तों, एक बात आप लोगों को बताना है, चाहे आप चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, लेकिन हाँ, कमेंट सेक्शन में एक कमेंट आप ज़रूर छोड़ कर जाएँ कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। बस जगह का नाम ज़रूर मेंशन करें, ताकि हमें पता चले कि हमारी वीडियो कहाँ तक और कितने लोगों के पास पहुँच रही है। ठीक है? छोटा-सा रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है? तो आज का हमारा प्रश्न है, विद्यापति की भाषा का विवेचन कीजिए। एमएचडी 1 का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने कहा था, सिलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग भूमिका लिखेंगे और भूमिका में क्या लिखेंगे कि विद्यापति के बारे में पूछा गया है। तो विद्यापति हिंदी साहित्य के मध्यकालीन भक्ति काव्य परंपरा के एक महत्वपूर्ण कवि हैं। भक्ति काव्य की जो परंपरा चल रही थी मध्यकालीन भारत में, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि के रूप में हमारे सामने आते हैं विद्यापति। और उनका जन्म हुआ था 14वीं शताब्दी में मिथिला, वर्तमान मतलब बिहार में। वे संस्कृत, अपभ्रंश और अवहट भाषा के विद्वान थे और विद्यापति को मैथिली भाषा का प्रथम साहित्यिक कवि भी माना जाता है। जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में कहा था कि जो हमारा वीडियो का लैंग्वेज है या फिर जो मैंने पीडीएफ रेडी किया है बच्चों के लिए, वो मतलब बहुत ही आसान भाषा में बनाया गया है। तो अगर आप लोग पीडीएफ को लेना चाहते हैं, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिलेगा, वहाँ से व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करिए और कुछ मिनिमम अमाउंट पे करके आप लोग पूरे पीडीएफ को ले सकते हैं, जिसमें आपको लास्ट 7 एग्जाम का सोल्यूशन मिलता है। आगे देखिए, तो विद्यापति को मैथिली भाषा का प्रथम साहित्यिक कवि भी माना जाता है और उनकी जो काव्य भाषा है अत्यंत सरस है, भावपूर्ण है, चित्रात्मक है और लोक सुलभ है। उन्होंने मैथिली भाषा में प्रेम और भक्ति के विषयों को जिस माधुर्य से प्रस्तुत किया है, वह भाषा चिंतन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए उनके भाषा पक्ष का विचार विस्तार से विवेचन करें। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि भूमिका आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे बिंदु की तरफ। इसमें पहला बिंदु है हमारा मुख्य भाषा जो है मैथिली का प्रयोग। देखिए, भाषा के बारे में ही पूछा गया है, तो विद्यापति की रचनाओं की जो प्रमुख भाषा है वो मैथिली है, जो उस समय देसी भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। मतलब विद्यापति के समय में जो मैथिली भाषा थी वो देसी भाषा के रूप में विकसित हो रही थी और उन्होंने इस भाषा में कृष्ण राधा की रसमयी प्रेम कथाओं को इतने सरस और भावनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया है कि यह भाषा तत्वकालीन जनमानस की हृदय भाषा बन गई। मतलब राधा और कृष्ण के प्रेम रस के बारे में विद्यापति ने इतने भावनात्मक तरीके से रचना किया है या फिर इतने भावनात्मक तरीके से इन्होंने प्रस्तुत किया है कि उस समय की जो लोग थे, उस समय में जो लोग थे, उनकी भाषा हृदय की भाषा बन गई थी। ये सारी की सारी इनके द्वारा रचित गई काव्य। ठीक है, दूसरा है संस्कृत का प्रभाव। देखिए, यद्यपि विद्यापति की मुख्य रचना मैथिली में है, ये बात कोई नहीं नकारता है कि विद्यापति की जो रचना है मैथिली में, ये बात ठीक है। फिर भी वे संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे और उनकी भाषा पर संस्कृत का गहरा प्रभाव भी दिखता है। विद्यापति द्वारा रचित जितने भी चीजें हैं उनमें संस्कृत का थोड़ा सा प्रभाव भी थोड़ा नहीं, गहरा प्रभाव देखने को मिलता है। उनके गीतों में जो प्रयुक्त पद हैं, उपमाएं हैं, अलंकार हैं और व्याकरणिक संरचना में संस्कृत की छाया स्पष्ट देखी जा सकती है। उन्होंने संस्कृत के शब्दों और शैली को मैथिली में इस सहजता से ढाला कि वो बोझिल न होकर अत्यंत स्वाभाविक लगी। मतलब उन्होंने संस्कृत, देखिए जिनको नहीं पता संस्कृत भाषा के बारे में उनको टाफ लगेगा, तो उन्होंने क्या किया, विद्यापति ने संस्कृत के शब्दों को मैथिली भाषा में इस तरह से कन्वर्ट करके लगाया कि मतलब उनका लोगों को वो बोझिल नहीं लगा, बोझ जैसा नहीं लगा, बल्कि बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा और स्वाभाविक बन गया। तीसरा नंबर बिंदु है लोक भाषा का माधुर्य और सहजता। देखिए, विद्यापति की भाषा न विद्यापति की भाषा में उस काल की लोक बोली की मिठास और बोलचाल की सजीवता है। विद्यापति की जो भाषा है उसमें उस समय के जो लोगों की बोलचाल की जो भाषा थी उसमें मिठास और सजीवता दोनों थी। उनकी काव्य भाषा में ग्रामीण मिथिला की संस्कृति, लोक रीति, बोलचाल और भावनाएं यथावत झलकती है। मतलब मिथिला
की जो भाषा है, ग्रामीण मिथिला की जो संस्कृति थी, जो बोलचाल की भाषा थी, जो भावनाएं थे, उनकी रचनाओं में साफ तौर पर दिखाई देते हैं। यह भाषा ना तो अत्यधिक साहित्यिक है और ना ही कृत्रिम, बल्कि पूर्णतः सजीव और सहज है। कोई बनावटी भाषा नहीं है और ना ही पूरी तरह से साहित्यिक भाषा है, बल्कि ये सजीव भी है, अच्छा भी लगता है, जीवित भाषा है, जो कि सुनने में अच्छा लगता है और बहुत सहज भी है। चौथा नंबर है रीतिकालीन हिंदी की नींव। देखिए, यद्यपि विद्यापति की रचनाएं मैथिली में थी, परंतु उनकी भाषा शैली का प्रभाव ब्रज भाषा और रीतिकालीन हिंदी काव्य पर बहुत गहरा पड़ा। रीतिकालीन कवियों ने क्या किया, विद्यापति को भाषा के भावात्मक प्रवाह, श्रृंगारिक शैली और पद रचना को आदर्श मानकर अपनाया। पांचवा नंबर बिंदु है कोमल, मधुर और संगीतमय भाषा। देखिए, विद्यापति की भाषा की एक विशेषता यह है कि वह संगीतात्मक है। उनके पदों को गाने में जो माधुर्य उत्पन्न होता है, वह भाषा की ध्वन्यात्मकता और छंद की लयबद्धता के कारण है। उन्होंने मैथिली में ऐसे शब्दों और छंदों का चयन किया जो कानों को प्रिय लगते हैं और भावों को गहराई से स्पर्श करते हैं। मतलब क्या किया विद्यापति जी ने अपनी रचनाओं में, शब्दों को, मैथिली भाषाओं को या फिर उनके शब्दों को या फिर उनके छंदों को इस तरह से उन्होंने सिलेक्ट किया या फिर बनाया जैसे कि वो कर्णप्रिय हो, कानों में को सुनने के बाद कान में जब वो शब्द जाएं तो मिठास सी लगे। ऐसा ही उन्होंने किया और भावों को उन्होंने जोड़ने का काम किया। छठा नंबर है लाक्षणिक और प्रतीक योजना। देखिए, उनकी भाषा में प्रतीक और लक्षणाओं का सुंदर प्रयोग जो होता है वो मिलता है। उन्होंने राधा कृष्ण की कथा में प्रतीक के माध्यम से आत्मा, परमात्मा, प्रेम, भक्ति, विरह, मिलन की गूढ़ आध्यात्मिक भावनाओं को व्यक्त किया है। मतलब राधा और कृष्ण का जो मिलन है, उसमें कौन कौन सी चीजें दिखाने का उन्होंने प्रयास किया है। तो उन्होंने आत्मा और परमात्मा के मिलन का दिखाने का प्रयास किया कि ये आत्मा और परमात्मा है, दोनों व्यक्ति, प्रेम और भक्ति भी है। एक तरफ राधा का प्रेम है, दूसरी तरफ कृष्ण का प्रेम है, और दूसरी तरफ राधा की भक्ति है, प्रेम दोनों है। विरह मिलन है, मतलब उनसे बिछड़ जाते हैं एक दूसरे से, राधा और कृष्ण फिर मिलते हैं, तो दोनों इन चीजों का भी वर्णन है। तो भाषा की यह प्रतीकात्मकता उन्हें सामान्य प्रेम कवि से ऊपर उठाकर भक्ति साहित्य का स्तंभ बना देती है। मतलब भाषा में उन्होंने इतनी चतुरता दिखाई कि इनको केवल कवि नहीं है बल्कि भक्ति साहित्य का स्तंभ बने हुए हैं। सातवां नंबर है स्त्रीवाचक शैली का प्रयोग। देखिए, विद्यापति की भाषा एक अनूठी विशेषता यह है कि उन्होंने स्त्रीवाचक शैली में काव्य रचा। अब देखिए, स्त्रीवाचक शब्द में काव्य कैसे रचा और इन्होंने इसके बारे में क्या कहा है वो भी देख लेते हैं। अर्थात वे स्वयं राधा बनकर बोलते हैं। समझ में आ गया? स्वयं राधा बनकर बोलते हैं, जिससे भाषा में कोमलता आती है, भावुकता आता है और मार्मिकता आ जाती है। यह शैली बाद में सूरदास और अन्य कृष्ण भक्त कवियों में भी प्रचलित हुई। मतलब विद्यापति के बाद सूरदास में भी और बहुत सारे ऐसे कवि हुए जो भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। उन सब में बाद मतलब इनके बाद ये प्रोसेस सभी में आरंभ हुआ कि स्त्रीवाचक शैली का प्रयोग। अलंकारों और रसों से परिपूर्ण भाषा। देखिए, विद्यापति की भाषा में श्रृंगार रस का प्रधान है, बिल्कुल होनी चाहिए। विद्यापति की जो भाषा है उसमें क्या है, श्रृंगार रस की प्रधान है, किंतु वह कहीं भी अश्लील या विकृत नहीं होती। श्रृंगारिक रस की जो भाषा है वो कहीं पे भी न विकृत होती है और न ही अश्लील होती है। उन्होंने रूपक, उपमा, अनुप्रास, श्लेष और अलंकार, श्लेष जैसे अलंकारों का कुशल प्रयोग किया है, जिससे उनकी भाषा अत्यंत काव्यमय हो उठी है। 9 नंबर का बिंदु है कि मिश्रित भाषा की प्रवृत्ति। देखिए, उनकी भाषा में मैथिली के साथ साथ अवहट, अपभ्रंश और कहीं कहीं पे ब्रज भाषा के शब्दों का भी सुंदर समावेश मिलता है। मतलब ये सभी के तीनों चारों तरह के जो भाषाएं हैं वो उनके काव्य में देखने को मिलते हैं। इससे उनकी भाषा जो है वो बहुरंगी हो जाती है, लोक रंग युक्त हो जाती है और भाव समृद्ध बन जाती है। 10 नंबर का बिंदु है कि उत्तर भारतीय साहित्य पर प्रभाव। देखिए, विद्यापति की भाषा की ख्याति इतनी बढ़ी कि उनके पदों का अनुवाद ब्रज और अन्य उत्तर भारतीय भाषाओं में भी हुआ। विद्यापति की जो प्रशंसा थी, जो ख्याति थी रचना करने के बाद, वो इतनी बढ़ी कि अन्य उत्तर भारतीय भाषाओं में भी परिवर्तन हो गया। विद्यापति की भाषा ने हिंदी के परवर्ती भक्ति काव्य की भाषा को संस्कारित किया और इसे भाव व्यंजना की दिशा में समृद्ध किया। ठीक है, तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग क्या लिख सकते हैं कि विद्यापति की भाषा
अपने समय की लोक बोली में मैथिली में रची हुई होकर भी अत्यंत साहित्यिक और भावपूर्ण, रस संपन्न और सांगीतिक है। उन्होंने अपने मातृभाषा को अभिव्यक्त कर माध्यम बनाकर यह प्रमाणित कर दिया कि काव्य की महानता केवल संस्कृत जैसे परिष्कृत भाषा में ही नहीं है। मतलब विद्यापति ने क्या किया, भाषा में इतनी माधुर्यता, इतनी प्रेम, इतनी मतलब कोमलता लाए कि मतलब सभी को ये मानने के लिए विवश कर दिया कि केवल संस्कृत जैसी परिष्कृत भाषा में ही नहीं है, बल्कि लोक भाषा की मिठास और सहजता में भी संभव है। अगर लोगों को भाषा सहज लगे, उसमें मिठास लगे, तो ये भी संभव है। उसकी उनकी भाषा न केवल मैथिली साहित्य की गौरवशाली निधि है, बल्कि संपूर्ण हिंदी साहित्य की आधारशिला के रूप में भी अमूल्य है। तो दोस्तों, मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए हिंदी परीक्षा एसके यूट्यूब चैनल की इम्पोर्टेंट वीडियोस को।